हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हाउ आर यू। गणेश स्टडी कंसेप्ट में मैं मासूदा परवीन एक बार फिर से हाजिर हूँ दोस्तों आपके बीच में। और हम पढ़ रहे थे इतिहास का सबसे प्रसिद्ध टॉपिक महाराणा प्रताप। दोस्तों, कल हमने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पढ़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको कल पढ़ाया था कि प्रारंभ में राजपूत सेना मुगल सेना पर भारी पड़ती है। मुगलों के छक्के छूट जाते हैं, मुगल सेना के पांव उखड़ जाते हैं, वो पीछे की ओर खिसकने लगती है। उस समय अकबर की रिजर्व फोर्स के अधिकारी मेहतर खान ने झूठी अफवाह फैलाई कि बादशाह सलामत स्वयं युद्ध स्थल पर पधार रहे हैं। यह सुनकर सैनिकों का हौसला बुलंद हो जाता है और मुगल सेना आगे बढ़ने लगती है। इधर से राजपूत सेना आगे बढ़ रही थी और उधर से मुगल सेना आगे बढ़ रही थी। बताया गया कि बनास नदी के किनारे रक्तताल नामक स्थान पर दोनों के बीच युद्ध होता है, इसलिए इसे रक्तताल या रक्तलाई का युद्ध भी कहा जाता है। किसे? हल्दी घाटी के युद्ध को। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आज आगे पढ़ेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था, उसके आगे पढ़ेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में एक ऐसा भी दृश्य बताया गया, जब मुगल सेना और राजपूत सेना एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है। इधर प्रताप की सेना और इधर मानसिंह अपनी शाही सेना के साथ में है। बताया गया कि राजपूत इधर भी थे और राजपूत इधर भी थे। मानसिंह को यह समझ में नहीं आता कि किस पर आक्रमण किया जाए। तब मानसिंह ने आसफ खान से पूछा कि समझ में नहीं आ रहा किस पर वार करूं, दोनों ओर राजपूत हैं। आसफ खान ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, आप वार कीजिए, मरता तो राजपूत ही है। यह सुनकर मानसिंह को बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें महाराणा प्रताप द्वारा कही गई बातें याद आती है। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि वो गलत थे। मानसिंह यह सोचते रहते हैं। उस समय महाराणा प्रताप ने देखा कि मानसिंह अकेले हैं, सेना आगे लड़ रही आगे आकर के। महाराणा प्रताप जो बहुत बड़े योद्धा थे, आओ देखा न ताओ, ये शत्रु दल को चीरते हुए दुश्मन की सेना में प्रवेश करते हैं। किस पर सवार थे दोस्तों? चेतक पर। चेतक कौन है? महाराणा प्रताप का घोड़ा। और शत्रु दल को चीरते हुए दुश्मन की सेना में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मानसिंह अपने हाथी मर्दाना पर बैठे हुए थे। ऐसा बताया जाता है कि चेतक ने मर्दाना जो हाथी था उसकी सूंड पर अपने दोनों पांव रखे और प्रताप ने अपना भाला उठाया और मानसिंह पर फेंक दिया। मानसिंह डर कर हौदे में छुप गया। मानसिंह का महावत मारा जाता है, छत्र टूटकर नीचे गिर गया। चेतक को लगा मालिक का निशाना बिल्कुल सही था, इसलिए चेतक अपने पांव नीचे लेता है। तभी इसी दौरान उसके पांव में खंजर से या तलवार से घाव बन जाता है। मुगलों ने देखा कि महाराणा प्रताप उनकी ओर हैं। मुगल सेना महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लेती है। महाराणा प्रताप की सेना में एक थे झाला बीदा, बीएल पनगड़िया, इनको मन्ना भी कहते हैं, झाला मन्ना। झाला बीदा महाराणा प्रताप की सेना में थे। तो ये सारा दृश्य देख रहे थे। वह यहाँ पर पहुंचते हैं। कौन? झाला बीदा। झाला बीदा यहाँ पर पहुंचते हैं। प्रताप को कहते हैं कि राणा जी, आप अपना राज की चिन्ह मुझे दे दीजिए, यानी अपना राज मुकुट मुझे दे दीजिए। मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है और आप यहाँ से चले जाइए, इसी में मेवाड़ की भलाई है। महाराणा प्रताप का राज की चिन्ह या राज मुकुट किसने धारण किया? झाला बीदा ने। और धारण करने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया ताकि दुश्मन उनको क्या समझ ले? प्रताप समझ ले। दुश्मन की सेना ने झाला बीदा को प्रताप समझकर घेर लिया और इनको मार दिया। कदकाठी में भी महाराणा प्रताप की तरह ही लगते थे। कौन? झाला बीदा। महाराणा प्रताप युद्ध स्थल से निकल जाते हैं। बताया जाता है कि 2 मुगल सैनिकों ने इनको देख लिया था, वो इनका पीछा कर रहे थे महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप के एक भाई थे जिनका नाम है शक्ति सिंह। शक्ति सिंह ने देखा कि मुगल सैनिक महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे हैं, तो वह उनके पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भाई के लिए प्रेम जो था जागृत हो चुका था। ऐसा बताया जाता है।
बलीचा, जो कि उदयपुर में है, बलीचा नामक स्थान पर एक नाला आता है, कई पुस्तकों में आपको खाई लिखी हुई मिलेगी। उस पर से जैसे ही चेतक ने जंप किया, उसका दम निकल जाता है। चेतक की मौत पर राणा प्रताप फूट फूट कर रोने लगे। यह देखकर शक्ति सिंह भी रोने लग जाते हैं और पीछे से आवाज देते हैं अपने भाई को, ओ नीला घोड़ा राजस्वार। महाराणा प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा तो भाई शक्ति सिंह खड़े थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास था। राणा प्रताप ने उन्हें गले से लगा लिया। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा उन्हें दिया और वहां से जाने दिया। महाराणा प्रताप यहाँ से निकलते हैं और कोल्यारी गांव जाते हैं। इस युद्ध का परिणाम पढ़ते हैं, फिर आगे जो जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप कोल्यारी गांव जाते हैं, घायल अपना और घायल सैनिकों का इलाज करवाते हैं। उसके बाद आवरगढ़ कमलनाथ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाते हैं। जहां तक हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम की बात है, लिखा गया कि इसमें मुगलों की विजय हुई, लेकिन इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने इसे अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है। कैसा युद्ध कहा गया है? अनिर्णित युद्ध। किसके अनुसार कहा जा रहा है? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कहा जाता है। इस युद्ध का एक बड़ा खूबसूरत दृश्य वो भी था जब महाराणा प्रताप ने बहलोल खान के 2 टुकड़े कर दिए थे घोड़े सहित, जिसके लिए एक कविता भी लिखी गई है जिसमें ये लिखा गया, राणा प्रताप की तलवारें अंगारे ही अंगारे बरसाती थी। राणा प्रताप की तलवारें अंगारे ही अंगारे बरसाती थी। बैरियों को काट काट कर हल्दी घाटी को नहलाती थी। उस दिन तो पाताल ने भी रक्तताल का नीर पिया था। उस दिन तो पाताल ने भी रक्तताल का नीर पिया था। घोड़े सहित राणा ने बहलोल खान को चीर दिया था। इस योद्धा की बात ही निराली थी। राणा प्रताप वीर शिरोमणि, उनकी बराबरी का कोई भी योद्धा नहीं हुआ इतिहास में। ये भी बहुत खूबसूरत दृश्य था। मानसिंह वाले दृश्य के अलावा अब इस युद्ध का परिणाम दोस्तों आपने पढ़ लिया कि क्या रहता है? अनिर्णित रहता है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, जबकि ऐसा लिखा गया है कि मुगलों की विजय हुई। लेकिन कहते हैं कि मुगलई सेना बुरी तरह घबराई हुई थी। उन्होंने अपने शिविर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे ईंटों और पत्थरों से दीवारें बना ली थी कि राजपूतों के घोड़े कहीं उस दीवार को लांघकर उन तक न पहुंच जाए। तो आप सोच लीजिए कि ये लोग कितने बहादुर थे। तो ये रहता है हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बाद महाराणा प्रताप कहाँ जाएंगे? कोल्यारी गांव जाएंगे, घायल सैनिकों का इलाज करवाएंगे। कमलनाथ आवरगढ़ क्या रहेगी? अस्थायी राजधानी बनती है। कुंभल, इसके बाद राजधानी कौन सी बनेगी? कुंभलगढ़। यदि आपसे पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप ने अपना नियंत्रण केंद्र कहाँ बनाया था, तो युद्ध से पहले का नियंत्रण केंद्र, पूर्व नियंत्रण केंद्र यदि पूछा जाता है तो खैरवाड़ आएगा। और बाद का पूछा जाएगा, पूर्व हो गया और बाद में नियंत्रण केंद्र की बात आती है तो अपन को क्या लिखना है? कुंभलगढ़। कौन सा था? कुंभलगढ़। एक शब्द आता है मायरा की गुफा। मायरा की गुफा प्रताप का शस्त्रागार था। इस युद्ध के पश्चात मानसिंह अकबर से मिलने के लिए जाते हैं। मानसिंह कामयाब नहीं हुए, इसलिए अकबर उनसे नाराज थे। उन्होंने उनसे उनकी मनसबदारी छीन ली। उनके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खान को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड RBSC स्कूल व्याख्याता में प्रश्न पूछा गया था, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने किस मुस्लिम सेनापति को लगातार 3 बार भेजा था? तो 3 बार भेजा था किसको? शाहबाज खान को। किसके विरुद्ध भेजा? महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। शाहबाज खान कितनी बार गए हैं? 3 बार। सबसे पहले आप पढ़ते हैं तो इसमें देखिए 3 अप्रैल 1578 76 में कौन सा युद्ध हुआ है? हल्दी घाटी का। ये कौन सा युद्ध हो रहा है? 78 में कुंभलगढ़ का युद्ध। बताया गया कि कुंभलगढ़ का युद्ध होता है 3 अप्रैल 1578 को राणा प्रताप और शाहबाज खान के मध्य, जिसका विजेता कौन है? शाहबाज खान, एकमात्र मुस्लिम सेनापति।
जिसने कुंभलगढ़ के किले को जीता वह कौन है? शाहबाज खान। राणा प्रताप गुरिल्ला सिस्टम से या छापामार युद्ध पद्धति से लड़ रहे थे। बताया गया कि शाहबाज खान जीत जाते हैं और इस युद्ध को कर्नल टॉड के द्वारा क्या नाम दिया गया? कर्नल टॉड इस युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहा गया है? सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जा रहा है? कर्नल टॉड के द्वारा। देखिए 3 अप्रैल 1578 में फर्स्ट टाइम जाते हैं, जीत जाते हैं। उसके बाद ये जाते हैं अक्टूबर 1578 में सेकेंड टाइम असफल होते हैं। फिर नवंबर 1579 में जाते हैं, उसमें भी असफल रहते हैं। ये 3 बार जाने वाले लगातार कौन है? शाहबाज खान। उसके बाद फिर भी अकबर ने हार नहीं मानी। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रहेगी, यहाँ पर कि जब महाराणा प्रताप हार जाते हैं तो फिर वो रणकपुर से आगे मेवाड़ में जो है की सीमा से ईडर में चले जाते हैं। फिर यहीं पर वो घटना आती है कि भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने इनको 25 लाख रुपए और 2000 सोने की असरफियां दी, जिससे महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का खर्चा चलाया कई वर्षों तक। इसलिए भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। सबसे बड़े दानवीर थे भामाशाह। 1569 में यह अभियान असफल रहेगा। शाहबाज खान की बात देखिए, 78 की बात हो गई, 79 भी हो गया। 1580 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध किसे भेजा? अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। अब्दुल रहीम खान खाना जो हैं उन्हें भेजा जाता है। कब? 1580 में। अब्दुल रहीम खान खाना अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचते हैं संघर्ष के लिए बसेरपुर में। जब अमर सिंह को ये पता चलता है कि अब्दुल रहीम खान खाना अपने परिवार के साथ वहां पर आए हैं, तब उन्होंने उनके परिवार का अपहरण कर लिया। जब ये बात राणा प्रताप को पता चलती है तो राणा प्रताप ने अमर सिंह को बुलाया और ये कहा कि युद्ध हमेशा नियमों के साथ लड़ना चाहिए, क्योंकि हम रघुवंशी हैं। हमें अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को वापस लौटा देना चाहिए। तब अमर सिंह ने सकुशल उनके परिवार को अब्दुल रहीम खान खाना को सुपुर्द कर दिया, जिससे अब्दुल रहीम खान खाना बहुत खुश हो गए और वापस बिना युद्ध के लौट जाते हैं। यह अभियान भी असफल रहता है। इसके बाद 1582 ईस्वी में आपके युद्ध लड़ा जाता है। वह युद्ध कौन सा है? दिवेर का युद्ध, जिसे कर्नल टॉड ने, ये इसमें महाराणा प्रताप नहीं लड़ रहे हैं दोस्तों, इसमें रहते हैं अमर सिंह और सुल्तान सारिमा खान। काका सुल्तान सारिमा खान भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसके लिए ये रहते हैं अमर सिंह और सुल्तान सारिमा खान या सुल्ताना सारिमा खान के बीच में युद्ध होता है। दिवेर का युद्ध 1582 में लड़ा गया। इस युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को। एक तो मेवाड़ का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था, मेवाड़ का मैराथन इसे कहा था। इसके अलावा इन्होंने दिवेर के युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक भी कहा था। प्रताप के गौरव का प्रतीक भी किस युद्ध को माना गया है? दिवेर के युद्ध को। इस युद्ध में अमर सिंह जी ने क्या किया था? राणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र, उन्होंने अपना भाला उठाया और सुल्तान सारिमा खान पर प्रहार किया। भाला सुल्तान सारिमा खान को चीरते हुए, उनके घोड़े को चीरते हुए डायरेक्ट जमीन में लग जाता है और एक जिंदा इंसान का बुत यानी स्टैचू बन जाता है। मुगल सेना घबरा जाती है और वह भाग जाती है और निर्णायक जीत किसे मिलती है? अमर सिंह को। और उस समय राजा कौन थे? प्रताप। इसलिए प्रताप के गौरव का प्रतीक माना गया। अंतिम प्रयास अकबर के द्वारा 1584 में किया गया। देखिए दोस्तों, काफी गाइड्स में आपको 85 मिलेगा, लेकिन आरबीएससी वगैरह की बुक्स जो ऑथेंटिक है उसमें आपकी 84 लिखा हुआ है। अंतिम जगन्नाथ कछवाहा आमेर के जो हैं उनको भेजा जाता है, लेकिन ये विशेष कुछ नहीं कर पाते। इसके पश्चात अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध अभियान करना बंद कर दिया। अब हम पढ़ेंगे राणा प्रताप की मृत्यु।
19 जनवरी 1597 ईस्वी को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय रस्सी टूट जाती है, जिसके कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। इतिहास का सबसे बड़ा महान योद्धा बड़ी सामान्य सी मौत पर गया। इतिहासकार इस पर डिस्कस भी करते हैं कि इतने बड़े बड़े बैटलफील्ड से वापस लौट आए और धनुष की प्रत्यंचा की वजह से उनकी मौत हो जाती है, प्रत्यंचा टूट जाती है। इसलिए कहते हैं कि इनकी मृत्यु का समाचार दुर्साहड़ा द्वारा अकबर को दिया जाता है और दुर्साहड़ा ने इनके बारे में भी लिखा है कि एक ऐसा राजा जिसने कभी अपनी पगड़ी मुगलों के या बादशाह के कदमों में नहीं रखी, जिसने अपने घोड़ों को शाही दाग से नहीं लगवाया, न उसने कभी दरबार में हाजिरी दी। सारी दुनिया बादशाह के तख्त के नीचे थी, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं थे। महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की दोस्तों, इसलिए आज उन्हें इतिहास याद करता है, उन्हें इतने सम्मान से याद किया जाता है। इतिहास में आने वाले वर्षों में आने वाली पीढ़ियां उनका ये सोगान इसी तरह गाती रहेंगी। और इस प्रकार 19 जनवरी 1597 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और इनके लिए अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए, महाराणा प्रताप की समाधि, एक तो ये प्रश्न हो सकता है। दूसरा, इनका समाधि या छतरी पूछते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी तो आपके है खेजड़ बांध के किनारे। खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी है पांडोली में। पांडोली यहाँ पर पांडोली में 8 खंभों की छतरी खेजड़ बांध के किनारे, वैसे कहते हैं एक नाला है उसके किनारे, ठीक है। और इनका स्मारक आपको मिलेगा मोती मगरी, उदयपुर। ये है महाराणा प्रताप। कुछ और फैक्ट्स हैं दोस्तों, वो अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। See you tomorrow. Thank you very much. Thank you very much for supporting us, friends and my dear students. Thank you very much.